हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 to 4 बिहार बोर्ड 10th में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2 20 के दांत। दोस्तों 20 के दांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सब जितने भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे वो कहीं ना कहीं इससे पिछले एग्जामों में भी पूछे गए हैं और आगे के एग्जामों में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखे हैं अध्याय 2 20 के दांत। दोस्तों 20 के दांत जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। और यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखा है कि नलिन बिलोचन शर्मा साहब का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माताजी का नाम क्या था, उनकी निधन कब हुई थी, गद्य की कौन सी विद्या है, 20 के दांत गद्य की कौन सी विद्या है, ये सब सारे टॉपिक को हमने लिख रखा है। और उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लिख रखे हैं जो कि हम इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे और इस प्रश्न के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था एवं कहाँ हुआ था। तो देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना बबर घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना बबर घाट में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी। आगे देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार शर्मा। उनकी माताजी का नाम क्या था, तो रत्नावली शर्मा। अगला प्रश्न यह है कि नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बने। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है वो हिंदी विभाग का अध्यक्ष सन 1959 ईस्वी को बने। अगला प्रश्न यह है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो निधन है वो कब हुआ। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो निधन है वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में को हुआ। कितना ईस्वी को हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। किन का निधन हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का। जो 20 के दांत है वो गद्य की कौन सी विद्या है दोस्तों? जो हमारा ये चैप्टर है 20 के दांत वो गद्य की कौन सी विद्या है, तो वो गद्य की कहानी है। कहानी वो विद्या किस विधा के रूप में लिखी गई है पाठ, तो कहानी के रूप में लिखी गई है। दोस्तों यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रश्न को ठीक से देखें कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो निधन है वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था और उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो इस 12 सितंबर और 18 फरवरी दोनों को अगर हम साइड में रख दें तो यहाँ पे देखिए कि उनका जन्म कब हुआ था, 1916 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी को। देखिए उनके जन्म और मृत्यु में दो चीज़ यदि कॉमन है तो वो क्या है, 19 कॉमन है। अब बच गया क्या, 16 और 61। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बच रहा है 16 और 61, यहाँ पे देखें कि एक 16 को देखें तो 16 कैसे लिखा जाता है, 1 × 6 16 और 61 कैसे लिखा जाता है, 6 × 1 61। दोस्तों यदि हम यहाँ पे 16 को उल्टा लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 × 6 16 हमारा लिखा हुआ है, लेकिन अगर यदि हम इसको 6 × 1 लिख दें तो कितना, 61 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हम इसको जब भी याद करें, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को देखते समय आप अपने दिमाग में ये बात फिट बिठा लें थोड़ी देर के लिए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है वो 1916 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था। ये इस बात को हम कैसे याद रखें, तो दिमाग में फिट बिठाते हुए याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि 16 का यदि हम उल्टा लिख दें, 1 × 6 16 होता है, लेकिन यदि उसी को हम उल्टा लिख दें 6 × 1 61, तो इससे क्या होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो निधन है वो 1961 ईस्वी का हुआ था। ये बात दिमाग में फिट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये बात आप लोग के समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ऐसे ही लेखक के जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सब इन सब बातों से संबंधित अगर आप ट्रिकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पे हम ऑलरेडी लेखक के जन्म और मृत्यु के वीडियो बना रखे हैं ट्रिक से। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक याद करने का मतलब कि हमने आप लोगों को एक तरीका बताया है कि आमतौर पे क्या होता है कि क्लास 10th में जब भी लड़के तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, मैथ पे, साइंस पे, सोशल साइंस पे। ये जो 3 सब्जेक्ट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे कम अगर किसी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं बच्चे तो वो है हिंदी और संस्कृत पे। तो हिंदी और संस्कृत की तैयारी बच्चे तब प्रारंभ करते हैं जब 2 से 3 महीने एग्जाम के बचे रहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हमने इन सब बातों को बता दिया है। इन सब बातों को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन से लेखक का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुआ था, ठीक से अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। दूसरा प्रश्न यह है कि नकेन के प्रपद का लेखक कौन है, केसरी कुमार। तीसरा प्रश्न यह है कि नकेन 2 काव्य का लेखक कौन है, तो नरेश। 20 के दांत कहानी
किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। मतलब कौन से समाज में, तो दोस्तों जानते हैं कि मध्य वर्गीय, निम्न मध्य वर्गीय परिवार और उच्च वर्गीय परिवार रहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के एक नहीं अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो वो मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गिरधलाल किस वर्ग से आता है। तो गिरधलाल निम्न मध्य वर्ग से आता है। अगला प्रश्न यह है कि मदन के पिता का क्या नाम है। दोस्तों तो मदन के पिता का क्या नाम है, तो गिरधलाल। अगला प्रश्न यह है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो दो दो दांत तोड़ डाले। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किसके संबंध में कहा गया है। तो खोखा के संबंध में कहा गया। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किसके संबंध में कहा गया है। तो खोखा के संबंध में कहा गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी में बंगले का पिल्ला किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो दोस्तों विष के दांत शीर्षक कहानी में बंगले का पिल्ला धनवान पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। तो दोस्तों सेन साहब की जो नई मोटर कार है वो काला रंग की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सेन साहब की मोटर कार कितने रुपए की है। दोस्तों मेरा प्रश्न बढ़ावा यह है कि सेन साहब की मोटर कार कितने रुपए की है। तो 7,500 रुपये की है। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न जो है, सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी। दोस्तों सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। अब कौन कौन सी पुत्रियाँ थी वो भी हम यहाँ पे लिख रखे हैं। सेन साहब की पुत्रियों का नाम कुछ इस प्रकार था जो कि हम लिख रखे हैं। पहली पुत्री है सीमा, दूसरी पुत्री है उनकी रजनी, तीसरी पुत्री है उनकी आलो, चौथी पुत्री है उनकी शेफाली और 5वीं पुत्री है उनकी आरती। लेकिन जो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी बनाया है। देखिए सीसेरवा, देखिए यहाँ पे जो सीसेरा जो शब्द हमने लिखे हैं इन्हीं में से अक्षरों को चुन करके हमने लिखे हैं। देखिए यहाँ पे सी से हो जाएगा सीमा, से हो जाएगा शेफाली, र से हो जाएगा रजनी, अ से हो जाएगा आलो और अ से हो जाएगा आरती। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम जो वीडियो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर कर दे कि सर ये समझ में नहीं आया, ताकि हम अगला वीडियो जो भी बनाए वो ताकि हम अगला वीडियो उस टॉपिक पे बनाएं जो आप लोगों को समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न कहता है कि मैं कहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन सेन साहब के पत्रकार मित्र का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा 15वां प्रश्न है यह है कि गिरधलाल सेन साहब के क्या थे। तो गिरधलाल सेन साहब के क्या थे, तो किरानी थे। गिरधलाल कहाँ रहते थे, अहाटे के एक कोने में आउट हाउस में रहते थे। मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। किसने कहा, सेन साहब ने। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। किसने कहा, सेन साहब ने। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है। यह कथन किसका है। यह कथन दोस्तों मदन की माँ का है। ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। यह कथन किसका है, सेन साहब का। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितने भी प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं, समझाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों एक ज़रूरी बात है दोस्तों, अगर इस चैप्टर का आप संक्षिप्त विवरण देखना चाहते हैं, ठीक है, संक्षिप्त विवरण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे हम ऑलरेडी इस चैप्टर का संक्षिप्त विवरण का वीडियो हम बना चुके हैं। संक्षिप्त विवरण दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर, ठीक है, उस चैप्टर के जो मेन टॉपिक है जहाँ से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछती है, उस टॉपिक को एक सादे पेज में अच्छे से लिख करके उसको, और उसके ऊपर हमने वीडियो बना करके अपने चैनल 124 बिहार बोर्ड 10th चैनल जो कि मेरे चैनल का नाम है उसमें हम डाल चुके हैं। दोस्तों एक बार चैनल का नाम मेरा फिर से देख लीजिए, 124 बिहार बोर्ड क्लास 10th
यदि आप सर्च करेंगे तो ऊपर मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर यदि आप हमारा लेखक के जन्म और मृत्यु, कौन से लेखक का जन्म कब हुआ था और कौन सी लेखक का मृत्यु कब हुआ था, इस वीडियो को अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, उस पर आधारित हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए 1 to 4 बिहार बोर्ड 10th।